हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एकेडमिक स्टडी हब। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली BHIC 103 के टॉप एग्ज़ाम टॉपिक्स करने वाले हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के मोस्ट फेमस टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया सेकेंड। तो इस वीडियो में हम सिंपली जो आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, हम उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझने वाले हैं। ठीक है, ताकि अगर आपको पढ़ा हुआ याद ना भी रहे तो आपको समझा हुआ याद रहेगा। ठीक है, और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चंस के आंसर को लिख पाओगे। ओके, आंसर लिख पाएंगे आप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करें, फर्स्ट टॉक अबाउट गुप्ता एम्पायर एंड गोल्डन एज। तो इसमें हम बेसिकली क्या जानने वाले हैं? फाउंडर, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड वाई लाइक इट्स कॉल्ड गोल्डन एज। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर हम जानने की बात करें, सबसे पहले हम जानते हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में। तो जो गुप्ता एम्पायर था बेसिकली वो उस टाइम पूरे इंडिया में बहुत फेमस हुआ करता था। ठीक है, लाइक इसको ऐसा माना जाता है कि ये गुप्ता एम्पायर जो था बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ था। ठीक है, ये इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट लाइक पार्ट रहा है एक टाइम पर, जिसकी शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने की थी। राइट, ही फाउंडेड द एम्पायर। एंड फिर बाद में जाके समुद्रगुप्ता जो थे उन्होंने इसको एक्सपेंड किया था। और ठीक है, इन्होंने बहुत बड़े एरिया में इसको एक्सपेंड किया था। यानी कि अगर आप देखोगे नॉर्मली आज के टाइम पर, तो इंडिया का आधे से ज़्यादा जो हिस्सा है ना, वो इनके साम्राज्य के अंदर आता था। लेट मी शो यू द पिक्चर। ओके, इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ, है ना, जितने भी कलरफुल उसमें है, ये पूरे के पूरे जो थे ये इसमें गुप्ता एम्पायर के अंदर आता था उस टाइम पर। ओके, तो अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बट क्यों, ये क्वेश्चन है। सो गोल्डन एज का जो सबसे सिंपल मतलब है ना, वो ये है कि एक ऐसा समय या ऐसा टाइम जबकि हर फील्ड में डेवलपमेंट हुआ हो। ठीक है, गुप्ता पीरियड में डेवलपमेंट हुआ किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो स्ट्रांग हुआ, इकोनॉमी अच्छी ग्रो हुई, एग्रीकल्चर इम्प्रूव हुआ, ट्रेड इंक्रीज हुआ, लिटरेचर और संस्कृत का जो था डेवलपमेंट हुआ, साइंस और आर्ट्स में अच्छा प्रोग्रेस हुआ। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो जैसे कि आज कोई कंट्री है, अगर कोई कंट्री एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में और इकोनॉमी में फास्ट ग्रो करे तो उसको सक्सेसफुल पीरियड बोलते हैं। राइट, तो वैसे ही ना गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे इन सब चीज़ों में ग्रोथ आई। ठीक है, तो अगर सिंपल याद करने के लिए देखा जाए तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, साइंस, लिटरेचर और आर्ट एंड कल्चर का जो टाइम था वो ये टाइम था। ओके, एंड फॉर कंक्लूजन अगर हम देखें तो सिंपल कंक्लूजन में गुप्ता पीरियड बताया गया है ना कि 320 से 550 सी तक हुआ था। और गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं मैंने आपको बता दिया। सो फॉर कंक्लूजन इसलिए जो है ना, इसे गुप्ता पीरियड को इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो था एम्पायर रहा है अपने टाइम पर। देन नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या है? कनिष्का एंड कुशाना एम्पायर। राइट, तो अब बात करते हैं कनिष्का की अगर बात करें तो जो कुशाना डेस्टिनी था उसके सबसे पावरफुल रूलर्स में से एक था। ठीक है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो था बुद्धिज्म को सपोर्ट करना। ओके, ही सपोर्ट बुद्धिज्म। ठीक है, उन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को भी सपोर्ट किया। जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल थे उनको सपोर्ट किया। ये जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे इसके आपके लिए लिख रखा है ना, कौन थे। अगर ये बाई चांस क्वेश्चन आता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कौन थे, इसको बताइए, तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं। ठीक है, कौन थे वो? मेजर असेंबली ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क कन्वेंटेड इन द 1st सेंचुरी CE। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर्स की जो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी जहाँ टीचिंग्स को ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, ये कश्मीर में हुई थी। और अब ट्रेड की अगर बात करते हैं तो जो कनिष्का के टाइम पर जो सिल्क रूट था ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका था उस टाइम तक। ओके, उस टाइम पे जो सिल्क रूट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन चुका था। सिल्क रूट क्या था? अगर क्वेश्चन आता है बाई चांस कि सिल्क रूट क्या था, व्हाट वाज सिल्क रूट,
तो आप क्या आंसर देंगे? ये एक ट्रेड रूट था जो कि इंडिया को सेंट्रल एशिया और दूसरे रीजन के साथ कनेक्ट करता था, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जैसे कि आज इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है ना। अगर मान लो कि इंडिया का कोई बिजनेस है बाहर कंट्री में वो चल रहा है, तो उससे क्या होगा, कनेक्शन बढ़ा एक दोनों के बीच, राइट। सेम वैसे अगर बाहर की बहुत सारे कंट्रीज़ के जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में हैं, तो उससे क्या है कि एक रिलेशन बना है दोनों कंट्रीज़ के बीच, ठीक है। बिजनेस रिलेशन कह सकते हैं या फिर कल्चर रिलेशन कह सकते हैं। तो ये चीज़ें डेवलप होती हैं। और अगर आप याद करने की बात करें तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कनिष्क किस लिए जाने जाते थे? बुद्धिज्म, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, स्किल, रूट और ट्रेड के लिए, ठीक है। बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के लिए वो जाने जाते थे और सिल्क ट्रेड के लिए बहुत फेमस थे, और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को सपोर्ट करने के लिए, ओके। तो अब देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट है ट्रेड नेटवर्क्स एंड अर्बनाइजेशन। तो इसमें क्या है, ट्रेड का जो मतलब होता है, सबसे पहले ये जानते हैं, जो ट्रेड का मतलब होता है वो होता है गुड्स का एक्सचेंज। गुड्स का एक्सचेंज मीन्स जो सामान है उसका एक्सचेंज। सो एंशेंट इंडिया में जो था ना, दो टाइप के ट्रेड होते थे बेसिकली। एक तो इंटरनल ट्रेड जो इंडिया के अंदर होता था, ठीक है, इंटरनल ट्रेड हुआ करता था, और एक एक्सटर्नल ट्रेड। जो इंटरनल ट्रेड था वो बेसिकली इंडिया के अंदर हुआ करता था। एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ हुआ करता था, ठीक है। ट्रेड जो था ना वो बढ़ा तो सिटीज़ भी डेवलप हुई, है ना। सिंपल सी बात है, अगर कोई एरिया अगर मतलब बिजनेस कर रहा है, अगर ग्रोथ होता है उसको, तो उससे जो होगा उसका एरिया भी डेवलप होगा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, सबसे पहले अगर देखते हैं, ट्रेड बढ़ने से एक तो सिटीज़ डेवलप होती हैं, पोर्ट्स और मार्केट जो थे वो भी ग्रो हुए साथ के साथ, ओके। पोर्ट्स और जो मार्केट्स थे उस टाइम पर वो भी ग्रो हुआ। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं तो जैसे कि आज मुंबई ट्रेड का मेजर सिटी है, ठीक है। तो उसी तरह से ट्रेड का मेजर सिटी कैसे है, क्योंकि वहाँ पे पोर्ट्स हैं, है ना। वहाँ से जो भी सामान बाहर किसी दूसरे कंट्रीज वगैरह से आता है वो वहाँ आकर उतरता है, वहाँ से फिर पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक मेजर प्ले करता है, ठीक है, मेजर रोल प्ले करता है किसमें, कल्चर के एक्सचेंज में, ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स के बीच। फॉर कंक्लूजन अगर देखें तो ट्रेड ने सिटीज़ और इकोनॉमी दोनों को स्ट्रॉन्ग बनाया है, ओके। सो नाउ लेट्स कम ऑन आवर फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, हर्षवर्धना एंड राइज ऑफ कन्नौज, है ना। तो इसमें क्या है, अब हम पढ़ते हैं कि हर्षवर्धना के बारे में। हर्षवर्धना थे कौन? तो गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद जो कौन आए, हर्षवर्धन का साम्राज्य आया, ठीक है। वो हर्ष एक इम्पॉर्टेंट रोल बन के आ गया है, रूलर बन के। सो उन्होंने जो था नॉर्थ इंडिया के काफ़ी एरियाज़ को कंट्रोल किया और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, ठीक है। अगर उनकी जो कैपिटल की बात करते हैं तो वो थी, कौन सी कैपिटल थी उनकी? कन्नौज थी। कन्नौज उनकी कैपिटल थी उस टाइम पर। और अब क्वेश्चन आता है कन्नौज इंपॉर्टेंट क्यों था, क्यों कन्नौज को ही क्यों उन्होंने अपना कैपिटल चुना, क्यों ये मेजर रोल प्ले करता था उनके टाइम पर? बिकॉज जो कन्नौज था ना उस टाइम पर पॉलिटिकल सेंटर था, ट्रेड सेंटर था, कल्चर सेंटर था, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने उसको चुना, ठीक है। अगर हम हर्ष के रीजन के बारे में बात करते हैं तो उसके मामले में भी काफ़ी ओपन और रूलर माना जाता है वो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो जैसे आज दिल्ली इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर है ना। जैसे कि उस टाइम पे कन्नौज इंपॉर्टेंट हुआ करता था। दिल्ली का बेसिकली काम क्या है कि दिल्ली से पूरे इंडिया में जो रूल चलता है ना वो कहाँ से चलता है, दिल्ली से चलता है, राइट। तो उसी टाइम पे जो था ना कन्नौज उनके राजधानी हुआ करती थी, तो वहाँ से सारे रूल्स और रेगुलेशंस को कंट्रोल करना इजी था, ठीक है। सो कंक्लूजन की अगर बात करें तो हर्ष ने गुप्ता साम्राज्य के बाद नॉर्थ इंडिया को स्ट्रेंथन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, ठीक है। जबकि गुप्ता एम्पायर ख़त्म हो गया तो उसके बाद जो था इन्होंने हर्ष ने बहुत अपना योगदान दिया उधर की तरफ,
नॉर्थ इंडिया को डेवलप करने में, ठीक है। एंड अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, है ना। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5, ठीक है, स्टेट फॉर्मेशन इन दक्कन एंड तमिलकाम। तो सबसे पहले इसकी बात करें हम, तो लाइक अब समझते हैं कि साउथ इंडिया में जो था स्टेट कैसे डेवलप हुए, है ना। तो स्टेट फॉर्मेशन का लाइक मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जाने तो छोटे लोकल रीजन का जो था ना वो ऑर्गेनाइज्ड किंगडम बना, ठीक है। और फिर अगर हम दक्कन और तमिलकाम एरियाज में देखें तो वहाँ पे रीजनल किंगडम्स जो थे वो डेवलप हुए, एग्रीकल्चर था इंक्रीज हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन था बेटर हुआ, ट्रेड ग्रो हुआ, ठीक है। जैसे जैसे लाइक फार्मिंग और ट्रेड इंक्रीज हुआ ना, वैसे ही लाइक कि रूलर्स जो थे वो पावरफुल होते गए। फॉर एग्जांपल अगर देखें, जैसे एक स्मॉल लाइक बिजनेसमैन होता है, स्मॉल छोटा कोई मान लो कोई चाय की टपरी है या फिर छोटे छोटे बिजनेस था, तो फिर वो क्या होता है धीरे धीरे करके लाइक ग्रेजुअली वो बड़ी सी कंपनी बन जाती है, ठीक है। तो सेम वैसे ही क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको फ़ायदा होता गया एग्रीकल्चर वगैरह से, तो वो एक टाइम पर जा करके बहुत बड़े उसमें लाइक पावरफुल बन गए वो, ठीक है। लाइक फॉर कंक्लूजन अगर हम देखें तो स्टेट फॉर्मेशन था ना, उसने साउथ इंडिया के लाइक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बहुत डेवलप किया। ओके, नाउ कम ऑन 6th पार्ट, ठीक है, 6th पॉइंट। सो ट्रांजिशन टू अर्ली मेडिवेशन इंडिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है, सबसे पहले समझते हैं ट्रांजिशन का मतलब क्या है। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, है ना, चेंज होना। सो इस पीरियड में जो एशियंट इंडिया था ना, एंशिएंट इंडिया था, वो उसका स्ट्रक्चर जो था अर्ली मोटिवेशन सिस्टम की तरफ मूव कर रहा था, चेंज हो रहा था। तो इस टाइम पे लाइक बड़े एम्पायर्स जो थे ना बहुत वीक होने लग गए। तो बड़े एम्पायर्स कौन कौन से थे उस टाइम पे, जैसे कि मुगल एम्पायर्स थे या फिर उनकी तरह और थे, तो वो वीक होने लग गए। उसी टाइम पे क्या हुआ, जो रीजनल पावर थे लाइक रीजनल पावर्स आए, ठीक है, इकोनॉमी में चेंज हुआ, जो रिलीजन के इन्फ्लुएंस थे वो बढ़े, यानी कि जो छोटे, और फिर लोकल एरिया के जो कि लोकल गवर्नेंस थी वो इम्प्रूव होने लग गई। सिंपल सी बात है, जबकि बड़े बड़े एम्पायर्स जो थे वो भी वीक होने लग गए ना, तो उनके अंडर आने वाले जितने भी छोटे छोटे एम्पायर्स थे, छोटे छोटे राज्य थे या फिर सूबेदार थे या जितने भी रूलर्स थे छोटे छोटे एरिया के, वो पावर में आने लग गए, क्योंकि उनको पता चला कि उनका जो लीडर है वो वीक है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठा करके हम मतलब आगे बढ़ें, ठीक है, इस तरह से करके। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि ऐसा नहीं होता कि एक कोई कोचिंग क्लास है, ठीक है, डिवाइड होते होते ना, मतलब कि जबकि एक कोचिंग क्लास अच्छी चल रही होती है तो उसके बाद दूसरी कोचिंग क्लास खुल जाती है सेम ही चीज़ सेम जगह पर, फिर जबकि वो अच्छी और चल रही होती है तो धीरे धीरे करके एक बड़ा सा लाइक बड़ी सी बिल्डिंग बन जाती है, बहुत बड़े बड़े क्लासरूम बन जाते हैं, इस टाइप से करके, ठीक है, बहुत ग्रोथ हुआ। और फॉर कंक्लूजन अगर हम देखें तो बेसिकली क्या था कि ये पीरियड इंडिया का जो था ना सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंट लाइक फेस हुआ करता था, फेस बना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है एग्रीगेशन सेटलमेंट, ठीक है, एग्रीगेशन सेटलमेंट। तो सबसे पहले इसमें क्या, एग्रीगेशन का अगर सिंपल लाइक मतलब समझते हैं तो उसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये, ठीक है, लाइक एग्रीकल्चर का ग्रो होना इससे रिलेटेड है ये। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, एग्रीकल्चर स्पेंड हुआ, ठीक है, इसमें लाइक सबसे पहले देखा जाए तो एग्रीकल्चर था वो स्पेंड हुई, नए विलेज डेवलप हुए, ठीक है, नए विलेज डेवलप हुए, साथ ही लैंड रेवेन्यू जो सिस्टम जो था वो स्ट्रॉन्ग हुआ, ठीक है। और फिर किंग टैक्स कलेक्ट करते थे और उससे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। बेसिकली क्या था, जो तो किंग्स थे ना वो एग्रीकल्चर को उन्होंने लाइक कि मेन फेस दिया उस टाइम पे, एग्रीकल्चर पे पूरा लाइक कि रूल डेवलप करता था, डिपेंड करता था। तो उससे जो टैक्स मिलते थे ना उससे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। विलेज इकनॉमी में सेंटर बन गया था, ठीक है, इकनॉमीज में विलेज था, विलेज जो था बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, ठीक है। और अगर लाइक फॉर कीवर्ड देखें तो एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, विलेज इकनॉमी, ठीक है, जो कि विलेज की जो ज़मीनें वगैरह थी वहाँ की जो एग्रीकल्चर थी वो इकनॉमी में डेवलप हो गई, ठीक है, उन्होंने सोसाइटी और इकनॉमी का शेप ले लिया। फॉर कंक्लूजन अगर आप देखें तो एग्रेरियन सेटलमेंट ने इंडियन इकनॉमी को सपोर्ट किया सिंपली, ठीक है। नाउ लेट्स कम ऑन 8th पॉइंट,
स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर। तो अब बात करते हैं लाइक आर्ट और बिल्डिंग की। स्कल्पचर मतलब होता है मूर्ति या स्टोन कर्विंग, ठीक है, मूर्ति या स्टोन कर्विंग होता है इसका मतलब, स्कल्पचर का मतलब। और आर्किटेक्चर मतलब होता है बिल्डिंग डिज़ाइन। आर्किटेक्चर नॉर्मल सी बात है ना, आज के टाइम पे बहुत सारे मंदिर हैं या कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो आर्किटेक्चर का हिस्सा है, ठीक है। तो इस पीरियड में बेसिकली क्या हुआ था, टेम्पल्स बने, टेम्पल्स में डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, स्कल्पचर डेवलप हुए और फिर रिलीजियस जो मोनूमेंट्स थे वो क्रिएट हुए। गुप्ता पीरियड को आर्ट के लिए भी याद किया जाता है बेसिकली, जाने तो, ठीक है। गुप्ता पीरियड किस लिए फेमस था, आर्ट के लिए भी गुप्ता पीरियड बहुत फेमस था अपने टाइम पर। एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक टेम्पल आर्किटेक्चर उस टाइम का कल्चर को रिफ्लेक्ट करता था, ठीक है। टेम्पल्स जो था उस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, क्योंकि किसी भी कल्चर को लाइक रिफ्लेक्ट करने के लिए, बताने के लिए वहाँ के मंदिर वगैरह में जो कि आर्ट बनाए जाते थे, चित्रकला होती थी, या वहाँ के जो भी धर्म वगैरह होते थे उनका लाइक कास्टिज्म जो भी था, ठीक है, पूजा पाठ करने की विधि, तो उससे पता चलता था। फॉर कंक्लूजन अगर देखें तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर इंडियन कल्चर की आइडेंटिटी का लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना। ओके, नाउ 9 पॉइंट इज रिलीजियन इन अर्ली इंडिया। तो रिलीजियन सोसाइटी का लाइक इम्पॉर्टेंट पार्ट था उस टाइम पर, ठीक है। अगर हम देखें तो मेन जो रिलीजियस थे ट्रेडिशंस वो कौन से थे, फर्स्ट पे आते हैं हिंदुज़्म, फिर बुद्धिज़्म, फिर जैनिज़्म, ठीक है। ये तीन जो थे ना बहुत इंपॉर्टेंट लाइक रिलीजियन हुआ करता था उस टाइम पर। सो मेजर ट्रेडिशंस इंक्लूड हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। रिलीजन शेप्ड सोसाइटी, एजुकेशन एंड कल्चर। ओके, तो रिलीजन ने लाइक इन्फ्लेक्ट किया क्या, एजुकेशन, कल्चर, आर्ट और सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो लाइक फेस्टिवल और टेम्पल सोशल लाइफ का पार्ट बन गया था उस टाइम पर। ओके, अगर कोई फेस्टिवल हो रहा है, कोई टेम्पल या सोशल वर्क हो रहा है, तो वो क्या था, लोगों की नॉर्मल लाइफ का पार्ट बन चुका था। फॉर कंक्लूजन देखें तो लाइक डिफरेंट रिलीजन ने इंडियन सिविलाइजेशन को शेप दिया। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द वेरी लास्ट एंड 10th पॉइंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड लिटरेचर। ठीक है, तो अब लास्ट टॉपिक ये है कि एशियंट इंडिया ने लाइक साइंस और नॉलेज में कैसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया, है ना, ये क्वेश्चन आता है। तो आप लिख सकते हैं लाइक डेवलपमेंट क्या क्या हुआ। सबसे पहले क्या, मैथमेटिक्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, जिसमें लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर को बहुत लाइक की बढ़ावा मिला उस टाइम पर। एजुकेशन सिस्टम अच्छा था, तो लाइक संस्कृत लिटरेचर जो था ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया था उस टाइम पे। लर्निंग सेंटर्स नॉलेज को प्रिजर्व करते थे। फॉर एग्जांपल देखें तो जैसे कि आज जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो नॉलेज स्पेंड करती है। यूनिवर्सिटीज़ क्यों बनाई गई हैं, ताकि स्टूडेंट वहाँ जाएँ, ठीक, एजुकेशन लें और फिर आगे ग्रो कर पाएँ। तो सेम चीज़ वहाँ पे उस टाइम पे क्या हो रहा था, इन सब चीज़ों के डेवलप होने के बाद वहाँ पर जो थी वहाँ की ग्रोथ हुई, ठीक है। फॉर कंक्लूजन अगर देखें तो लाइक साइंस और लिटरेचर जो था ना वो इंडियन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत हेल्पफुल हुआ, ठीक है। अगर इंडियन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात करें तो इन सब चीज़ों की वजह से बहुत मदद मिली, ठीक है, बहुत हेल्प हुआ। ओके, सो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको ऐसा लगता है मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ और मुझे कुछ इम्प्रूव करना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पक्का कोशिश करेंगे कि जितने भी चीज़ें रह गई हैं उसको कवर करें सही तरीके से, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक you for watching. Keep learning, keep growing. See you in the next class.